तो डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। कल आपका अकाउंट्स का पेपर है। होपफुली आपके सारे प्रैक्टिकल सम्स और जो जो चैप्टर्स आने वाले उसका सबका आपका प्रिपरेशन हो गया होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो किस चीज़ के लिए, हम लोग जब भी अकाउंट्स आता है तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल सम के ऊपर फोकस करते हैं। जो थियोरी पार्ट है उसको हम लोग पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं और लास्ट में वो 12 मार्क्स हमको गंवाना पड़ता है। इसकी वजह से मैं एंड टाइम रिवीजन के लिए आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल्स जो थियरीज है तुम्हारा आपके उसके बस एक फटाफट से रिव्यू देना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या लिखोगे जिसका आपका मार्क्स आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक उठा है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो कंपनी का ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी ना प्रॉफिट कमा रही है ना लॉस कमा रही है, मतलब एक इक्वल पोजीशन पे आ रही है। जितना खर्चा उसने किया है उतना ही इनकम उसका जनरेट हो रहा है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट। अब माना ये जाता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कंपनी को कभी इसका फ़ायदा नहीं है। कोई मैनेजमेंट ये देखना नहीं चाहता कि वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। वो मोस्ट प्रोबेबली यही देखना चाहता है कि कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट होते जा रहा है पूरे साल में। वो अपना इक्वल पोजीशन देखने नहीं जाता। लेकिन फिर भी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के लिए, जानने के लिए कि हमारी कंपनी के अंदर कितना कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है और कितना कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। इससे हम लोग को ये पता चल सकता है। ओके, अब ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट के 3 मेथड है कैलकुलेट करने के। हम अभी वो 3 मेथड के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा है इक्वेशन मेथड, सेकेंड हम लोग का है फॉर्मूला मेथड और थर्ड हम लोग का है ग्राफिकल मेथड। हमारे टेक्स्ट बुक के बेस के हिसाब से हमने सिर्फ 2 ही मेथड सीखे, जो कि है इक्वेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। ओके, और जो ग्राफ मेथड है वो हमने नहीं सीखा है, ना ही हम लोग को उसका क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे थियोरी पार्ट के लिए वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला इक्वेशन मेथड, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अलजेब्रिक मेथड बाय द इक्वेशन। वी नो दैट, हमको ये पता है इक्वेशन कैसे बनता है। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। इसके अलावा फैक्ट्री और ऑफिस का वेरिएबल कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होता है। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सारी फिक्स कॉस्ट हमारे फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। और लास्ट कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमारा इसका इक्वेशन बनता है। ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मिला के हमारा टोटल कॉस्ट भी बन सकता है। तो तुरंत हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है, जिसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का है सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप सभी को पता है टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो आप उसी से डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला लिख सकते हो। या तो फिर थर्ड फॉर्मूला जहाँ पे हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट काउंट करना है, तो उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब जब भी ये आंसर अटेंड करोगे तो ये याद रखना, आप जब इक्वेशन मेथड बता रहे हो तो आपको सारे फॉर्मूला से क्लियर रहने हैं। ओके, फिर उसके बाद सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मेथड हम लोग का है फॉर्मूला मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर बीईपी वाला सम किया है या अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का सम किया है तो आपने ये मोस्ट प्रोबेबली मेथड यूज़ किया ही है, जिसमें हम लोग लिखते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ माइनस करते हैं तो जो भी अमाउंट आता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हम लोग उसका बीईपी निकालते हैं और बीईपी निकालने का आगे का फॉर्मूला हम लोग का रहता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट को हम लोग को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना है, जो भी अमाउंट हम लोग का आता है वो हमारा यूनिट में आता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में इसको एग्जाम्पल के दौरान एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी एग्ज़ाम में अगर आपको आंसर को लेंदी करना है तो आप एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज़ आप करोगे कि सेल्स जो है वो 10 यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट उसी टाइम का 6 दे दिया, ठीक है। 10 में से 6 चला गया तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4। 10 में से 6 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा यूनिट आ गया 4। उसके बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। सपोज़ करो कि फिक्स कॉस्ट हमारा उस टाइम पे 4000 है, तो हम लोग करेंगे बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग का आएगा 4000 डिवाइड बाय 4, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1000 यूनिट। आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग बीईपी कंट्रीब्यूशन मेथड से फाइंड करते हैं तो हम लोग का जो भी आंसर आता है वो हम लोग यूनिट में ही डालते हैं, तो इसको यूनिट में ही डालना ना भूलने का। ओके, फिर थर्ड हम लोग का है ग्राफिक मेथड। Under this method, a graph is drawn in which sales volume is shown on x-axis and the value of rupees is shown on the y-axis। ये मेथड में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें से सेल्स वैल्यू जो है वो x-axis में आता है और रुपीज़ जो है वो y-axis में आता है।
इस ग्राफ में 3 लाइन रहते हैं। एक लाइन हम लोग का फिक्स कॉस्ट बताता है, दूसरा लाइन हम लोग का टोटल कॉस्ट बताता है और तीसरा लाइन हम लोग का सेल्स लाइन रहता है, ठीक है। द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट लाइन एंड सेल्स लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर द ब्रेक इवन पॉइंट। एक पॉइंट जहाँ पे टोटल कॉस्ट और सेल्स दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्रॉस हो जाते हैं, वही पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। वी विल डिस्कस इन दिस डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो भी वो चैप्टर इंक्लूड नहीं, तो आपको इसको एकदम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ यही जान लेना ग्राफिकल मेथड में हम जो भी ब्रेक इवन पॉइंट है वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस का, ये हम लोग का क्लियर हुआ। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम्स देना हाँ, और एकदम अच्छे से क्लियर आउट होके आ जाना। डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।